हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबिलिटी पे जो इफ़ेक्ट हमने पढ़ा था, किस किस का इफ़ेक्ट पढ़ा था। सोल्युबिलिटी पे इफ़ेक्ट पढ़ा था हमने ये सॉल्यूशन ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ गैस का मतलब हो गया कि ये अगर हमारा कंटेनर है, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब क्या, सॉल्यूशन, और ऊपर से क्या आएगा, गैस आएगा। तो वो गैस और सॉल्वेंट ये दोनों का नेचर हमने पढ़ा था। और दूसरा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा सोल्युबिलिटी पे, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उससे आगे कि टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट हो गया। अब जो बचा है वो है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी पे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा है प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है सोल्युबिलिटी पे। तो सिंपली हम इसको इस जो कंटेंट लिखा है इसे पढ़ने से पहले हम आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू देते हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या है कि हमने क्या किया, पहला ये जो रेड वाला है, रेड रेड समझ लीजिए क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल है। तो सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, रेड में कर दिया। ठीक है, तो और जो ग्रीन है, ग्रीन लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, गैस है। ठीक है, तो ये गैस मॉलिक्यूल है। और रेड कलर का जो है ये क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब क्या, लिक्विड हो गया। लिक्विड मतलब क्या, वाटर हो गया, और भी कुछ दूसरा होगा, लेकिन हम नेचुरली पहले मान के चलेंगे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब वाटर मान के चलेंगे। तो अगर आप मान लीजिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर का क्या है, ऊपर का कवर है। कवर पे हमने क्या किया, प्रेशर लगाना शुरू किया। तो जब हम प्रेशर लगाना शुरू करेंगे, अब ये मान लीजिए कि कवर क्या है, मूवेबल है, मूव करता है, ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। तो कवर पे जब आप प्रेशर लगाइएगा तो ये कवर क्या होगा, ये कवर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कवर यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर लगाने के बाद, इतना दूर प्रेशर लगाने के बाद। तो ये सारा जो मॉलिक्यूल है, ये सारा मॉलिक्यूल इसमें कंपैक्ट हो जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी हमारा गैस का मॉलिक्यूल है उसके पास ज़्यादा चांस हो गया कि लिक्विड में वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब डिजॉल्व होने का मतलब हो गया कि उसको हम ज़बरदस्ती उसके वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस है उसमें हम ज़बरदस्ती उसको डाल रहे हैं। इस तरह का मतलब आप समझ लीजिए सोल्युबिलिटी का मतलब। तो हमने क्या किया, उस तरह लगा दिया, प्रेशर ऊपर लगा दिया। प्रेशर लगाने के बाद वो सारा मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हुआ कि सिंपल जो फिजिकल मीनिंग हम समझ सकते हैं कि प्रेशर कैसे सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब देखिए, अब कंटेंट में क्या लिखा है उस पर हम चलते हैं। तो लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज द प्रेशर। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ना गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रेशर। अब प्रेशर जितना हाई लगाइएगा ना, उतना गैस आसानी से लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब गैस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। और ये जो लॉज हुआ ना, कि मतलब किसी ने देखा, फर्स्ट टाइम देखा कि भाई हाँ, गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो लॉ दिया इससे रिलेटेड वो थे हेनरी। ठीक है, तो उन्होंने जो बोला है लॉ, उसी को हमने बोलने लगा कि ये हेनरी लॉ है। ठीक है, तो which state that the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution at a definite temperature। definite temperature का मतलब हो गया कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा। अगर हम बात करेंगे अभी सिंपली, अगर हम बात करें कि ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमने गैस डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो गैस डिजोल्व कर दिया और लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड मान लीजिए, लिक्विड लिक्विड है। लिक्विड में हमने गैस जो डिजोल्व कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइम जो टेम्परेचर होगा ना उसको हम बोलेंगे टी। ठीक है, मतलब हम टेम्परेचर T1 पे ही हर काम करेंगे, उसी को बोलते हैं हम डेफिनेट टेम्परेचर। मतलब हमारा टेम्परेचर वेरी नहीं होगा, क्योंकि हमें जो मेन फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, प्रेशर पे। तो टेम्परेचर और अदर कंडीशन जितने भी होंगे वो सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम ओके। तो डेफिनेट टेम्परेचर का मतलब आप
आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सोल्युबिलिटी इज टेकन एट द मास ऑफ द गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, देखिए सोल्युबिलिटी हम जो बोलेंगे ना यहाँ पे बोलेंगे कि कितना ग्राम ऑफ मास या कितना अमाउंट ऑफ गैस जो है डिजोल्व हो गया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब ये हो गया कि एक यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट वाटर, मतलब अगर हम यूनिट जो है हम मान ले लीटर, तो लीटर अगर हम मान ले तो इसका मतलब हो गया कि एक लीटर वाटर में कितना ग्राम, एम ग्राम, एक्स ग्राम, वाई ग्राम, जेड ग्राम, कितना ग्राम गैस डिजोल्व हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इस केस में क्या, सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी पर ग्राम देखना है तो मतलब यहाँ पे हमको 1 लीटर डालना पड़ेगा। तो यही जो चीज होगा वो क्या होगा, सोल्युबिलिटी। तो यही बोल रहा है कि ये जो सोल्युबिलिटी है हम दिखाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व हुआ पर यूनिट ऑफ लिक्विड। तो फिर कह रहा है कि m इज द मास ऑफ द गैस डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड द p इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन द इक्विलिब्रियम विथ द सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितना भी कंडीशंस होगा वो सारा कंडीशंस क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, गैस और लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम होगा, वहाँ पे हम सारा चीज़ देखेंगे, वहाँ पे कितना प्रेशर लगाएंगे, वहीं से हम देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ गैस लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, तो डिजोल्व, तब यही जो कह रहा है कि जो हमारा अमाउंट है गैस का वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के। अगर हम अगर मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, हम जितना प्रेशर लगाएंगे ज़्यादा उतना चांस है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व होगा होगा ना। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं इसका मतलब है ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, तो यही कर रहा है कि मास जितना ग्राम ऑफ गैस है, अमाउंट ऑफ गैस जो डिजोल्व हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या लिखेंगे हम, m इज इक्वल टू के इंटू पी। तो ये जो k है क्या के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये जो k आया है किसके रिस्पेक्ट में क्या आया, कोई एक मास होगा, कोई गैस होगा। ठीक है, किसी गैस का एक मास होगा उसके रिस्पेक्ट में आया। तो ये जो k है किस पे डिपेंड कर जाएगा, इस पे डिपेंड कर जाएगा गैस के नेचर पे, कौन कौन सा गैस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत ना होगा और हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बोले मास का वैल्यू निकालना है, अगर इफ p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, p अगर 1 दिया हुआ तो m इज इक्वल टू k हो जाएगा, k हो जाएगा। तो k क्या है, k m क्या है, m जो है किसी गैस का अमाउंट है, तो k इज इक्वल टू m हो गया। इसका मतलब हो गया कि k जो है फुल्ली डिपेंड करेगा गैस के नेचर पे, एकदम क्लियर। ठीक है, तो यहाँ सोल्युबिलिटी ऑफ गैस एट यूनिट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट k। मतलब अगर प्रेशर 1 यूनिट रहेगा तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गैस रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उस k के बराबर हो जाएगा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट फॉर ईच गैस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग गैस का की वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलें कि टेम्परेचर T1 पे गैस वन का K1 है। ठीक है, गैस 2 का हो जाएगा K2 हो जाएगा। ठीक है, गैस 3 का हो जाएगा K3। मतलब अलग अलग गैस का T1 पे K1 अलग होगा, K अलग होगा। ठीक है, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा अलग अलग गैस का एक सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ K डिपेंड्स upon the nature of gas, nature of the gas, nature of solvent, temperature and unit of pressure। तो ये सारा चीज पे जो है ना डिपेंड करेगा, कौन सा, के का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर इफेक्ट करता है के साथ। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
If solubility of gas is known at particular pressure, then it can be calculated at other pressure using the following formula. इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं अगर सोलेबिलिटी दूसरे प्रेशर पर निकालना हो तो। ठीक है, जैसे हम समझाते हैं आपको। एक क्वेश्चन है जिसमें सोलेबिलिटी क्या बोल रहा है कि प्रेशर 1 पे सोलेबिलिटी है उसका M1। ठीक है, अब प्रेशर 2 पे बोल रहा है कि सोलेबिलिटी क्या होगा, हमें नहीं पता है। हमने ये फार्मूला अभी देखा कि P इज इक्वल टू के पी है, M इज इक्वल टू के पी है ना। तो M1 के लिए क्या होगा, M1 इज इक्वल टू के इंटू P1। ठीक है, M2 के लिए क्या होगा, K इंटू P2। ठीक है, तो यहाँ से हम K का वैल्यू निकाल सकते हैं। K का वैल्यू वहाँ से यहाँ हम ऐसे लिख दें, K इज इक्वल टू, तो सेम है, गैस तो सेम है तो उसके लिए K सब सेम होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा M1 अपॉन P1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए M2 इज इक्वल टू M1 अपॉन P1 इंटू P2। ठीक है, तो हमारा क्या आया था, M2 इज इक्वल टू M1 अपॉन P1 इंटू P2 ये आया था। तो फिर जाके हमें क्या करना है, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला देखिए यहाँ पे है ना, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, अगर आपका सोल्यूशन किसी एक पार्टिकुलर प्रेशर पे अगर सोल्युबिलिटी दिया हुआ है तो दूसरे प्रेशर पे आप निकाल सकते हैं सोल्युबिलिटी क्या होगा अगर गैस सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो है M1 इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P1, M2 इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैस इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्वेंट, ईच कॉन्स्टिट्यूट गैस डिजॉल्व इन प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग गैस है तो दोनों अलग अलग गैस जो है अपने पार्शियल प्रेशर के अनुसार उस लिक्विड में डिजॉल्व होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए है और बी है, ये और लिक्विड में हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये अपना पार्शियल प्रेशर लगाएगा, ये अपना पार्शियल प्रेशर लगाएगा। हम ओवरऑल पार्शियल प्रेशर के बारे में नहीं बात कर सकते हैं। क्यों नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नॉन रिएक्टिंग गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मतलब नहीं रहेगा तो ए अपना प्रेशर लगाएगा, बी अपना प्रेशर लगाएगा। जब ए अलग अपना प्रेशर लगाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब सेपरेट ए अपना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो फिर जब कह रहा है हेनरीज लॉ कैन बी अप्लाइड टू ईच इंडिविजुअल गैस इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर गैस। इसका मतलब है कि हेनरी लॉ तब हम लगा सकते हैं जब एक गैस के रहने के वजह से दूसरे गैस को कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि दो नॉन रिएक्टिंग गैस अगर रहेगा तब हम हेनरी लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हेनरी लॉ हमेशा किसके लिए वैलिड है, नॉन रिएक्टिंग गैस। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए हम हेनरी लॉ लगा लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर जाके है हेनरी लॉ किसे बोलते हैं। हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट है वो भी हम पढ़ दे रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझा भी देंगे। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, तो हम आपको आपके जीमेल पे ये नोट भेज देंगे। ठीक है, ये नोट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हेनरी लॉ कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कह रहा है कि ये जो है मोल एक्स क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब हो गया कि कितना अमाउंट ऑफ मोल या कितना अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर हम ये बोल दें कि इसमें हम इतना अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हुआ है, गैस ए, ठीक है, गैस ए डिजॉल्व हुआ है, तो यही हम मोल फ्रैक्शन से दिखाते हैं। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। ठीक है, टोटल मोल ये फ्रैक्शन होता है।
तो मतलब ये फ्रैक्शन हम दिखाता है कि मतलब और टोटल मोल के रिस्पेक्ट में वो गैस कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही है कि हम किसी एक गैस के बारे में बात करेंगे, तो जब हम किसी एक गैस के बारे में बात करेंगे तो उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, टोटल गैस, टोटल मोल्स हम कंपेयर करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो है एक्स एक्स जो है, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब ये कि वो गैस कितना प्रेशर लगा रहा है उस सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो उसके बाद है कि यहाँ जो आएगा के, पहले उधर क्या देख रहे थे हम, के इंटू पी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो लेकिन ये मोल फ्रैक्शन हम कब ला रहे हैं, कि ये कौन बोल रहा है लाने के लिए, ये लाने के लिए हेनरी बोल रहा है। तो हेनरी के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, के डैश यूज करेंगे और एम के जगह एक्स यूज करेंगे और पी रहेगा, उधर प्रेशर होता था, इधर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब कि प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर गैस। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, तो यहाँ पी क्या हो जाएगा, 1/k-x, और ये जो है के एच हो जाएगा क्या, हेनरी लॉ कांस्टेंट। के एच को बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, 1/k- को बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सिंपली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, किसी एक सॉल्वेंट के लिए किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सभी गैस का अलग अलग के एच होगा। ठीक है, के एच किसी का सेम नहीं होगा पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर गैस ए का बात करें, इसका के एच अलग होगा, और गैस टू का के एच अलग होगा किसी एक टेम्परेचर पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हायर इज द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब कह रहा है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये भी हम आपको समझाते हैं। सॉल्युबिलिटी उस टाइम क्या था, सॉल्युबिलिटी एम को हम बोल रहे थे, सॉल्युबिलिटी एम को इसलिए बोल रहे थे कितना अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व होगा लिक्विड में। ठीक है, तो उसी तरह सॉल्युबिलिटी हम इस हेनरी लॉ में बोलेंगे किसको, एक्स को। एक्स को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट में भी हम क्या देखा था, के एच इंटू एक्स, ये देखा था। अगर हम ये बोले कि हेनरी लॉ वेरिएबल है, ठीक है, हम सपोज एक टाइम के लिए मान लेते हैं हेनरी लॉ क्या है, वेरिएबल, एक्स भी वेरिएबल हो गया, तो ये जो पी है, पी को हम मान लेते हैं क्या, कांस्टेंट। पी को हम मान लिए कांस्टेंट, पी को कांस्टेंट मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, ऐसा हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो के क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर के इंक्रीज करेगा तो एक्स क्या होगा, एक्स डिक्रीज करेगा। ये वही कह रहा है कि अगर के एच का वैल्यू हाई होगा, के एच का वैल्यू हाई होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि अगर हाइयर द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, लोअर विल द वैल्यू ऑफ लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है क्या, ये डिफरेंट वैल्यू है हेनरी लॉ का, डिफरेंट डिफरेंट गैस का है, किस टेम्परेचर पे है। देखिए हीलियम का 293 डिग्री पे इतना होता है, गैस का वैल्यू, हाइड्रोजन का होता है 293 पे 69.16। ठीक है, देखिए दो अलग अलग गैस है, टेम्परेचर सेम है, तो क्या है कि अलग अलग है, तो वही कहता है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग गैस का के वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, और दो अलग अलग टेम्परेचर पे सेम गैस का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे देखिए N2 क्या हाइड्रोजन है, 293 केल्विन पे क्या है, 76.48। ठीक है, और के एच का जो यूनिट है वो क्या है, प्रेशर वाला यूनिट, या प्रेशर वाला यूनिट है। देखिए अगर नहीं समझ में आता तो मैं बता देता हूँ के का वैल्यू क्या होगा। देखिए पी बराबर क्या है, के एच इंटू एक्स। हम जानते हैं कि एक्स का कोई यूनिट नहीं होता, तो के का यूनिट वही होगा जो यूनिट प्रेशर का होगा। तो प्रेशर का यूनिट बार होता है ना, तो ये क्या हो गया कि ये भी यूनिट के एच का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ये यूनिट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब यूनिट में कन्फ्यूजन नहीं है तो ये भी हम समझाते हैं।
देखिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे सेम गैस का क्या है वैल्यू, अलग अलग है, सेम अलग अलग है। तो ये हो गया कि अलग अलग टेम्परेचर पे सेम गैस का केएच वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कि यहाँ भी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर अलग है, टेम्परेचर दोनों अलग है, तो केएच का वैल्यू क्या है, अलग है। मतलब ये हो गया है कि किसी एक टेम्परेचर पे दो अलग अलग गैस का केएच वैल्यू अलग अलग होगा, सेम टेम्परेचर पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे सेम गैस का केएच वैल्यू अलग अलग होगा। ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। सुनने से अच्छा है कि आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। कह रहा है कि हेनरी लॉ कहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हमने हेनरी लॉ पढ़ लिया था। हेनरी लॉ में ये पढ़ा कि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, एक्स के, मतलब P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये हेनरी लॉ का फार्मूला था, आप इसको याद कर लेना। तो कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, मतलब हेनरी लॉ कहाँ कहाँ फेल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि हेनरीज लॉ होल्ड्स गुड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। कह रहा है कि हेनरी लॉ सही होगा कहाँ पे, अगर ये सब चीज़ें होगा तहीं सही होगा, उसके अलावा हेनरी लॉ क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि द प्रेशर इज नॉट टू हाई, हमारा क्या होना चाहिए, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा इतना भी नहीं हाई होना चाहिए कि मतलब वहाँ गैस पूरा डिजल बन के क्या बन गया, सॉलिड बन गया, लिक्विड में डिजल हुआ और फिर सॉलिड बन गया, ये नहीं होना चाहिए। और क्या है कि टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर भी वेरी लो नहीं होना चाहिए। मान लिया टेम्परेचर अगर हम निगेटिव में कर दें तो गैस जो लिक्विड में मिला वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ये मतलब कहने का नहीं रह जाएगा कि गैस को हम लिक्विड में डिजोल्व किए हैं, हमारा लिक्विड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सॉलिड बन गया। और जो गैस है डज नॉट केमिकली कंबाइंड विद द सॉल्वेंट, और जो हम गैस मिलाएंगे सॉल्वेंट में वो क्या है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमको गैस को मिलाना है सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं करवाना है, सिर्फ मिलाना है। ठीक है, तो अब जो है ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब का रियल लाइफ में हमें ये कहाँ कहाँ हेनरी लॉ मिलता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए आप ठंडा का बोतल पीते होंगे। ठीक है, ठंडा का बोतल जब आप पीते होंगे, जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो कितना आता है, हाई प्रेशर से निकलता है ना गैस, तो इसी हेनरी लॉ पर ही वो काम करता है। जो ठंडा का बोतल में गैस CO2 मिलाया जाता है ना, तो हेनरी लॉ पर ही बेस्ड रहता है। ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड मतलब उस एट हाई एल्टीट्यूड का मतलब कि ऊंचाई पे जब हम जाएंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज the partial pressure of oxygen is low. It leads to the low concentration of oxygen in the blood of people living there. Low concentration of oxygen develops anoxia, unable to think and act properly. ठीक है, अब जब पहाड़ पे जो इंसान रहता है ना उसको क्या होता है, एनोक्सिया होता है। ठीक है, एनोक्सिया का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होगा उसके ब्लड में एज कंपेयर टू जो ग्राउंड लेवल पे रहता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये हमारा है क्या, ये पहाड़ी इलाका रहता है, फिर एक ग्राउंड वाला इलाका रहता है। पहाड़ी इलाका में जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, साउथ का कुछ पार्ट हो गया, तो लोग इस पे रहते हैं, तो इस पे जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कम घुलता है एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल में। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहता है ब्लड में जो पहाड़ पे लोग रहते हैं एज कंपेयर टू जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज़ जो काम करता है हेनरी लॉ पर ही काम करता है। ठीक है, when a scuba divers go deep in the sea, solubility of atmospheric gases increases in blood. When the divers come up, there is a release of dissolved gases, and it leads the formation of bubbles of nitrogen in our blood capillary, and hence there is a painful sensation called burns. To avoid burns, the tank of scuba divers are filled with 11.7% helium and 56.2 नाइट्रोजन एंड 31.1% ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहा है कि जब स्कूबा डाइवर्स समुद्र के नीचे जाता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट है ज़्यादा बढ़ जाता है, सोलिबिलिटी ऑक्सीजन का बढ़ जाता है।
ठीक है, सोलिबिलिटी हो गया। इसका मतलब हो गया सोलिबिलिटी उसमें जब बढ़ जाएगा तो मतलब हो गया कि ब्लड में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब सडनली जब स्कूबा डाई सरफेस पे आता है तो क्या हो गया, वो प्रेशर सडनली कम होगा। जब प्रेशर सडनली कम होगा तो वो जो गैस बन के निकलने लगेगा, तो गैस बन के निकलने लगेगा तो ब्लड में क्या बन जाएगा, जो हमारा वेन होगा, इस तरह वेन रहता है तो वेन में क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और ये जो गैस है ना शरीर के लिए हार्मफुल होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, बैंड्स। ये जो बीमारी होता है इसको बोलते हैं बैंड्स। तो इसी को अवॉइड करने के लिए ये सारा चीज़ स्कूबा ड्राइवर समुद्र के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था गैस को कैसे लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विड को, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड को डिजोल्व करना है किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ये वाला पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। हम देखेंगे कि लिक्विड को लिक्विड में मिलाने के बाद क्या बनता है, उसका क्या इफेक्ट है, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आप भी पढ़िए और आप अपने दोस्त को भी मोटिवेट करिए।